हेलो इट्स अगेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफ़ी आज ईद है, आप लोगों को उम्मीद है काफ़ी इंजॉय से काफ़ी उल्लास के साथ आप लोग मनाए हों। बट अब हम लोग जो है क्लासेज को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्लासेज को एक शेड्यूल आपको मिला होगा। मॉर्निंग में शेड्यूल 8 बजे का जो है वो 9th वाले बच्चों के लिए है, और इवनिंग में जो 8 बजे का है, रात को 8 बजे जो शेड्यूल है वो 10th वालों के लिए। 10th वाले बच्चों को मैथ का सिलेबस जो है हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री मतलब लेसन 8 और लेसन 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इन दो महत्वपूर्ण और सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग एक और लेसन फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो हैं बोले थे कि सर पोलिनोमियल्स को स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टार्ट कर देता, बट पोलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आपको रियल नंबर पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज रियल नंबर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं पोलिनोमियल्स में अप्लाई होते हैं। तो वहां पे आपको पहले रियल नंबर्स को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल को पढ़ेंगे। 10 से 12 क्लासेस में आपको रियल नंबर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है पोलिनोमियल्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में आप लोग जो है देखिए क्या क्या करना है हमें। रियल नंबर में हमें जानना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ जोड़ घटाव और गुणा भाग और गिनती आता है, तो आप लोग को यहां से समझ में आएगा, पूरा एकदम गारंटी है इस बात की। वास्तविक संख्या अगर 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दो संख्याओं से मिलके बनती हैं। पहला जो होता है परिमेय संख्या और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, और इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। नंबर आप अपने से लिख लोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये हो गया रेशनल नंबर, यह हो गया इरेशनल। यदि हम वास्तविक संख्या का उदाहरण ले तो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा 1/2 √3 -1/2 -√5 etc। बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा। पहला पार्ट जो है हमारा परिमेय संख्या का, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग दिमाग में याद करके रखोगे, बैठा के रखोगे। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जो संख्या P/Q के रूप में हो, P/Q के फॉर्म में हो, बट PQ का मान जो है 0 के बराबर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। कहीं कहीं इसी को A/B भी लिखता है, और यहाँ पे B के जगह पे क्या हो जाएगा, B का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप इसको लिखें, इसको लिखें तो इसको लिखें, इसको लिखें तो इसको लिखें। परिमेय संख्या का डिफिनेशन अब क्या बोलोगे कि वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में रहती है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसे संख्याओं को अब क्या कहोगे, परिमेय संख्या कहोगे। और इनका दशमलव प्रसार जो होता है, इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, इनका दशमलव प्रसार यहां पे एरो मार्क देके लिखोगे, या तो शांत होगा या अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक, कहने का मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती होता है। कैसे होता है, जैसे देखिए आप सबसे पहले मान लीजिए, मैं मानता हूं यहाँ पे 1/8, 1/8 एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो 1/8 कहने का मतलब क्या हुआ, एक में आप भाग दोगे किससे, 8 से, तो एक में मतलब एक अंदर 8 से जब आप भाग देंगे तो 8 यहाँ पे 0 पहले ही लेना पड़ेगा, तो 0 8 कम 8, यहाँ पे आ गया 8 2 आ गया। पुनः पॉइंट लिए हैं तो 0 ले सकते हैं, 8 2 में 16। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये कट जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट्स लिए तो 0 ले सकते हैं, और 8 बचे 40। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.125। तो यह क्या आ गया, शांत
दशमलव प्रसार इसका शांत आ गया। बट हम एक और परिमेय संख्या ले ले जिसको कहते हैं हम 1/3। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है ना, है कि नहीं? ये p का मान, ये q का मान, तो यहाँ पे हम 1 में भाग देंगे किससे? 3 से। तो 3 0 पॉइंट पहले लेना पड़ेगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे क्या आ गया? 1 पुनः ले सकते हैं, 3, फिर आ गया 9, फिर 1, फिर 9, ऐसे करके यहाँ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत आ रहा था, यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत आ रहा था, इसीलिए कहा जा रहा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत आवर्ती दोनों होता है। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। यह परिमेय संख्या का डिफिनेशन है, क्या लिखोगे आप? वैसी संख्या जो p/q या a/b के फॉर्म में होता है, के रूप में होता है, कॉमा देके लिखेंगे, परिमेय संख्या कहलाता है। एरो मार्क देके लिखोगे कि q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। नोट में लिखोगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती होता है। एग्जाम्पल में आप लिख दोगे 1/8 बराबर 0.125। इसको मैंने निकाल के दिखाया, आप निकाल के नहीं दिखाओगे। डन। तो ये थे कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में। अभी हम लोग परिमेय संख्या का टाइप भी पढ़ने वाले हैं, तो पहले इतना चीज हम कर लेते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। अपरिमेय संख्या के रूप में जो होता है ना, इसका डिफिनेशन क्या बोलोगे? जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, p/q के फॉर्म में नहीं हो, अर्थात इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। इसको रिपीटेड कहते हैं, इसको नॉन रिपीटेड कहते हैं। अब अशांत अनावर्ती कहने का मतलब क्या होगा कि यदि परिमेय संख्याओं को हम लोग भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? √2, √3, √5, √7, इन सब का वैल्यू, जैसे √2 का वैल्यू हम लोग पता है 1.414 डैश डैश करके होता है। मतलब यहाँ पे जो होता है इसका अंत ही नहीं हो पाता है और रिपीटेशन एक सीक्वेंस में नहीं हो पाता है। इस वजह से हम इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन आप क्या बोलोगे कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा के रखोगे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो गया। अब हम लोग परिमेय संख्या के टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। डन। मिटा दे इसको, यहां तक कंप्लीट है। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। हेडिंग डालना है आपको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डिफिनेशन एग्जाम्पल मैंने दे दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल 1/3, 1/4, 2/3, 5/8, 3, 8, 7, ये चीज माइनस में भी हो सकता है। ठीक, ये हो गए किसके एग्जाम्पल्स हो गए? परिमेय संख्या के। परिमेय संख्याओं को मेनली दो रूप में बांटा जा सकता है। एक भिन्न वाली संख्या है जिसको आप फ्रैक्शनल नंबर कहोगे, और दूसरा जो होगा पूर्णांक वाली संख्या है जिसको आप इंटीजर नंबर कहोगे। तो परिमेय संख्या को जब आप दो पार्ट में बांटेंगे तो पहला आता है भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा जो आता है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। डन। तो ये किसके टाइप हो गए? परिमेय संख्या के टाइप हो गए। दो टाइप हो गए, एक भिन्न और एक पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए जो बट्टा में दिखेगा ये और ये सभी बट्टा में है तो फ्रैक्शनम है, फ्रैक्शन में है मतलब भिन्न में। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या p/q के फॉर्म में हो परंतु q का मान 0 के बराबर नहीं हो, वह क्या होगा? भिन्न संख्या हो जाएगा। और पूर्णांक संख्या किसको बोलोगे? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। समझ में आ रहा है पॉइंट्स? भिन्न संख्या के मैंने बारे में बता दिया। अब देखिए कभी कभी पूछता है, एक आता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार पूछा है, पाई क्या है? तो पाई जो है छोटू वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या
होता है। ये बात आप दिमाग में बैठा कर रखोगे, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाई का मान 3.14 डैश डैश करके बहुत सारा होता है जो नॉन रिपीटेड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसी पाई का मान जब आप फ्रैक्शन में लोगे, 22/7 जो होता है यह परिमेय संख्या होता है, बिकॉज यहाँ पे 22 जो होता है वो P का वैल्यू हो जाता है और 7 जो होता है Q का वैल्यू हो जाता है। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखोगे, एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। डन, ये चीज आप कर लोगे। परिमेय संख्या के बारे में इतना चीज कंफर्म है, फ्रैक्शन को समझ गए आप। अच्छा ये बताइए, 0/1, 0/1 और 1/0, 1 को छोड़िए, कोई भी नंबर 4 ले लीजिए, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होता है वह तो 0 हो जाता है, परंतु इसका वैल्यू जो होता है वह छोटू इंडेफाइनाइट हो जाता है। तो ये बात आप याद रखोगे। क्यों इंडेफाइनाइट हो जाता है? क्योंकि Q के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यह परिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह वैल्यू इंडेफाइनाइट हो जाता है। तो ये बात विचार के जगह पे कोई भी अंक हो सकता है, समझ में आए? तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। अब हम आते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर को देखिए क्या कहेंगे, मिटा देना इसको। इंटीजर को भी आप 3 पार्ट में बांटोगे। किसका नाम लिया हमने? इंटीजर का। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पूर्णांक संख्या को मैंने बताया कि पहला धनात्मक संख्या, दूसरा शून्य और तीसरा ऋणात्मक संख्या। इसको कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। ये इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो शून्य होता है 0, और इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव, या इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है। तो ये देखिए क्या हो गया, यह पूर्णांक संख्या का 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। तो धनात्मक संख्या किसको कहेंगे? तो यहाँ पे 1 2 3, पूर्णांक का एग्जाम्पल हम लोग नहीं लिए थे। पूर्णांक का एग्जाम्पल देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे। तो जो संख्याएं पॉजिटिव में है, तो 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को आप धनात्मक संख्या कहते हो, शून्य को 0 कहते हैं, मतलब 0 क्या है, एक शून्य संख्या है। और ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 डैश डैश कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए शून्य जो है वो क्या है, शून्य धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, या न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। तो आप यहाँ पे बोलोगे शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, यह क्या है, शून्य एक अलग ही पूर्णांक है। तो इसका ये ऑप्शन आप क्या कहोगे, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। तो ये पॉइंट्स थे, याद रखोगे कॉन्सेप्ट के रूप में। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं ना, इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को तो हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं ना छोटू, यही ना नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसी को कहते हैं ना। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, गिनती का कोई अंत नहीं है, धनात्मक पूर्णांक का भी कोई अंक नहीं है। इस वजह से ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वह क्या हो जाते हैं, प्राकृत संख्या हो जाते हैं। समझ में आया ये बात? जब हम क्या करते हैं, जब धनात्मक पूर्णांक और शून्य को शामिल कर देते हैं, तो जब धनात्मक पूर्णांक और शून्य को आपस में मिलाया जाएगा तो ये बनेगा छोटू पूर्ण संख्या। क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर।
तो ये बात भी आप याद रखोगे कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला, पूर्णांक किसको बोलोगे, तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक संख्या वैसी संख्या है जो प्लस में होती है, और प्लस सिंबल को जो होता है छिपाया जाता है, मतलब वो दिखता नहीं है, बट यहाँ पे समझना है कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। धनात्मक संख्या शून्य को शून्य, ऋणात्मक संख्या जिसके अंत में या जिसके स्टार्टिंग में माइनस लगा होता है। सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है क्योंकि सभी धनात्मक संख्याओं का प्रयोग गिनती करने में या काउंटिंग नंबर के रूप में किया जाता है, और हम लोग काउंटिंग नंबर को ही तो हम लोग कह रहे थे ना प्राकृत संख्या। ठीक, तो प्राकृत संख्या के बारे में ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हैं, बट कहाँ से प्राकृत संख्या आया इसके बारे में हम लोग प्राकृत संख्या इसको क्या कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय से ही इसका उपयोग नेचुरल द्वारा मिला हुआ है। जैसे हमको इसको गिनना है तो ये कितने मार्कर्स हैं, 1 2 3, तो स्टार्टिंग हम कहां से किए, 1 से किए। तो वस्तुओं को गिनने के लिए अब तो ये जमाना नहीं था, अभी का जमाना है। हम लोग इंग्लिश में गिनती करते हैं, 1 2 3, हिंदी में करते हैं, 1 2 संस्कृत में करते हैं। लेकिन प्राचीन जमाने में जो होता था संस्कृत प्रचलित था ज्यादा, तो वहां पे एकम द्वियम त्रियम ऐसे करके गिनती की संख्याएं यूज की जाती थी। इसी वजह से इनको प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या में जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जीरो होता है बस 10 में होता है, बस 10 इंग्लिश में लिखते हैं तब होता है, लेकिन जीरो जो होता है प्राकृत संख्या का समूह नहीं है। ये बात आप याद रखोगे, बिकॉज जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट जो होता है बहुत जमाने के बाद आए हैं। जब से नेचुरल नंबर आया है ना, तो नेचुरल नंबर के बहुत दिनों बाद आर्यभट्ट आए थे। ठीक, होल नंबर के बारे में हो गया, ऋणात्मक संख्याओं के भी बारे में हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, क्या परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है? एग्जाम्पल लिया था हमने, हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। अपरिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। माइनस यहाँ पे हमने लगाया था ना, माइनस यहाँ पे अगर कर दें -√3, तो यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन अपरिमेय संख्याएं भी दो तरह की होती है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। आई मतलब आयोटा के नाम से जानता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट का है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये बात आप याद रखोगे। लेकिन कोई पूछ दे कि बताओ छोटू -4 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए -4 को जो है ना हम ऐसे कर सकते हैं, -4 इंटू -1, और -1 को आयोटा कहा जाता है। अंडर रूट -1 होगा तो क्या होगा छोटू, आयोटा हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 आयोटा, और -1 का वर्गमूल आई, तो 2i मतलब 2 आयोटा जो होता है -4 का वर्गमूल हो जाता है। उसी प्रकार मैं कहूं कि बताओ छोटू -9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 और माइनस है इसलिए 3i। ये इंटर में पढ़ना है, बट छोटी सी नॉलेज थी जिसको मैंने सिंपल था तो बता दिया, आप दिमाग में रखोगे। अब हम आते हैं धनात्मक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक को हम एक और तरीके से भी बांट सकते हैं। देखिए कैसे बांटते हैं पूर्णांक को, आप एक और भी इस पे बांट सकते हो, देखा जाए कैसे। ये क्या हो गए, पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या को आप दो वर्ग में बांटोगे, एक समपूर्णांक जिसको इवन नंबर या इवन इंटीजर कहा जाता है, इवन इंटीजर, और सेकेंड जो होता है विषम संख्या, विषम पूर्णांक। यहाँ पे पूर्णांक पर है तो पूर्णांक, और नंबर भी यही होता है। विषम पूर्णांक मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑड इंटीजर। ठीक है छोटू, देखिए क्या है समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। समपूर्णांक आप किसको कहोगे, तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाज्य हो, 2 से डिविजिबल हो, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वही तरीका सेम यहाँ भी, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। और याद कीजिए 8वां में 2 की विभाज्यता का नियम क्या बताया गया होगा, आपके सर बताए होंगे कि 2 का विभाज्यता का नियम होता है छोटू, यदि इकाई अंक पे 0 2 4 6
8 रहे तो वह संख्या जो होता है 2 से विभाज्य होता है। ये ट्रिक आप लोग याद रखोगे सम संख्या पहचानने का। 5 को नंबर है 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 को ऐसा मोबाइल नंबर है जिसको देख करके आप किसी भी संख्या को बता सकते हो कि यह क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। इकाई अंक के स्थान पे, किस अंक पे, यूनिट प्लेस पे आपको इन पांचों में से कोई भी एक अंक रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह सम होगा कि विषम होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6 और नहीं तो 8। विभाज्यता का नियम से, क्योंकि 2 के विभाज्यता का नियम यही होता है। यहाँ पे मैं एक संख्या दे दूं 120, इकाई का अंक क्या है, राइट साइड से इकाई दाहिनी सैकड़ा, इकाई का अंक 0 आगे 0 इसमें है तो हाँ भाई ये 2 से विभाज्य होगा अर्थात यह सम संख्या होगा। ऐसे ही कह दूं 1260, 1208 कर लीजिए, 1208 लास्ट में क्या आया 8, इकाई अंक पे 8 है इसलिए ये भी सम संख्या होगा। इससे कितना भी बड़ा नंबर दे दे ये बताइए सम संख्या होगा कि नहीं। लास्ट में क्या आया 6, तो 6 देख करके क्या करेंगे, ये भी सम संख्या होगा। तो आप यहाँ पे बिना भाग दिए भी बता सकते हो कि कौन सी संख्याएं सम होगी और कौन सी संख्याएं विषम होगी। अब हम लोग क्वेश्चन आता है कि क्या सर 0 जो होता है वो सम संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब आप 0 में 2 से भाग देंगे। इसका सम का कंसेप्ट क्या कहता है कि सम संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसमें 2 से विभाजित करने पर भागफल जो होता है शून्य आ जाए, सॉरी शेषफल शून्य आ जाए, मतलब पूर्ण रूप से कट जाए। तो 0 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा 0। तो 0 क्या है, सम संख्या है। तो 0 एक सम पूर्णांक है, ये बात आप नोट में लिख लोगे। डन। 0 एक क्या है, सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक के बारे में इतना चीज आप क्लियर रखोगे। इसके आगे अब ये भी कभी कभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे तो आपको पूछेगा कि सम संख्याओं का शेषफल क्या होता है। तो सम संख्याओं का शेषफल जो होता है छोटी, वह हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है, 0। सम संख्याओं का शेषफल क्या होता है, 0। कैसे होता है, 120 यदि हम एक संख्या ले ले, इसको सम चेक करना है तो 2 से भाग, 2 छके 12 कट जाएगा। क्या आया यहाँ पे, 0 आया कि नहीं आया, आया यहाँ पे 0, इसीलिए इसका शेषफल क्या है, 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है, पॉइंट्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जिंदगी भर पछताओगे बच्चे। इसलिए सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स को कमेंट करके पूछो। अब तो लाइव चैट भी चल रहा है, लाइव चैट में पूछते रहो, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब उसी समय मिल जाएगा। डन। चलिए, बस कंडीशन यही है कि आप लोग हर रोज रात को 8 बजे आ जाएं। 8 बजे वीडियो प्रीमियर होता है तो आप वहां से वीडियो को देखें। 8 बजे के बाद यदि मान लीजिए आधे घंटे का वीडियो है तो 8 से 8:30 चलेगा। 8 से 8:30 के बीच में आओगे, आप चाहोगे कि वीडियो को हम पीछे करके देख ले तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पे वीडियो जो होता है लाइव स्ट्रीम की तरह चलता है, मतलब लाइव जैसे चलता है वैसे चलता है। अब आते हैं हम विषम पूर्णांक के ऊपर। विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य जो न हो, जो 2 से विभाजन नहीं होगा, क्या होगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं कि नहीं। तो ये हो गए कौन से, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का अगर कहा जाए पहचानने का तरीका क्या है, वही है, सम नहीं होगा तो विषम होगा, सम नहीं होगा तो विषम होगा। अगर कोई संख्या सम नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। सम नहीं है के लिए तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगा तभी ना सम नहीं होगा। और इसका जो शेषफल होता है छोटू, रिमाइंडर जो होता है इसका शेषफल जो होता है इसका हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो 121, यह संख्या क्या है, सम है कि विषम है। लास्ट में क्या है, एक इसमें है, नहीं है, इसका मतलब यह क्या होगा, विषम संख्या होगा। और विषम संख्या में आप भाग देके देख लीजिए, यह हो गया 121, 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। वही तो मैं लिखा हूं कि इसका शेषफल जो होता है हमेशा 1 होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रख लो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या निगेटिव संख्याएं सम संख्या या विषम संख्या हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। ये क्या है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्णांक। ये क्या लिखा है, पूर्णांक। ये क्या लिखा है, पूर्णांक। तो पूर्णांक का बात हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो निगेटिव नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। वैसे ही कहा जाए -120 पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक तो है, इतना कंफर्म है मैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर से। सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, क्योंकि लास्ट में क्या पाया जा रहा है, 0 पाया जा रहा है। वैसे ही कहा जाए 131 के लास्ट में 1 आया, -131 के लास्ट में 1
एक आया और एक आने की वजह से यह क्या हो जाएगा, हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो होंगे ना इस चैप्टर के थ्योरी में आपको क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब आप करोगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बीच में से चैप्टर उठाओगे, गारंटी है समझ में नहीं आएगी, स्टार्टिंग से करोगे 100% गारंटी है कि समझ में आएगी। ठीक, तो यहां तक आप कर लोगे। अब आप इसको नोट्स कैसे बनाओगे, पूर्णांक संख्या को दो भाग में बांटेंगे, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक किसको कहेंगे, जो दो से विभाज्य हो, और जो दो से विभाज्य नहीं हो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, या इसी को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या। अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहेंगे, तो जो संख्याएं जिनके फैक्टर जो होते हैं दो होते हैं। दो चीज आप याद रखो, एक तो फैक्टर और दूसरा मल्टीपल। फैक्टर मतलब गुणनखंड और मल्टीपल मतलब गुणज। देखिए दोनों चीज के बारे में, मान लीजिए हम एक 10 एक संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 एक संख्या लिखते हैं। 10 किससे कटेगा, तो 10 जो होगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। ये जो हम लोगों ने लिखा है ये सब जो होंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो 10 की कुल फैक्टर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो इसकी फैक्टर की संख्या आ गई 4। गुणज किसको कहोगे, 10 जो है, मान लो 10 लिख दे यहाँ पे और कहा जाए कि बताओ छोटू 10 का गुणज क्या होगा, तो 10 का पहाड़ा, 10 में एक बार 1 से गुणा तो 10, 10 में 2 से 20, 10 में 3 से 30, 10 में 4 से 40, 10 में 50, 5 से 50, ऐसे करके 10, जरूरी नहीं कि 100 तक ही हो, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, अनंत हो सकता है। ठीक, तो अगर कहा जाए कि बताओ छोटू 1000 जो होगा 10 का गुणज है कि नहीं, बिल्कुल है बोलोगे। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 100, 10 में 100 से, तो ये 10 से गुणा हुआ ना, तो 10 जो हो गया क्या हो गया, गुणज हो जाएगा। तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर समझ में आएगा। फैक्टर मतलब जो कोई संख्या x कोई संख्या और x y z से कट रहा है, मतलब उनके पहाड़ा में आ रहा है। ये देखिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 आएगा, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 आएगा। मतलब 10 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो होंगे 10 की क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, और इस प्रकार इनके फैक्टर की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, तो ये बात आप लोग दिमाग में फैक्टर और मल्टीपल को याद रखोगे। अब इसका डिफिनेशन हम लोग आते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वैसी संख्या जो खुद से, जो एक तथा, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, उसी को आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या, अरूढ़ संख्या कहोगे। ठीक, एक क्लासिकल डिफिनेशन हो गया। एक और डिफिनेशन आप याद रखो, वो क्या है डिफिनेशन, तो जिनकी फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 2, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 2, वैसी संख्या जिसमें फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 हो, उसको क्या कहोगे आप, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो 2 होगा तो क्या होगा, 1 नहीं तो वो संख्या खुद। देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याओं को हम लोगों ने लिख दिया। अब हम सबका फैक्टर लिखते हैं। 1 जो होगा 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ऐसे करके बहुत सारी संख्याओं से कट सकता है। 2 वैसे ही 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 4
1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह एक संख्या जो है, इनके फैक्टर की संख्या बहुत सारे आ रहे हैं, तो जब इनकी फैक्टर की संख्याएं बहुत सारी आ गई तो यह अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे फैक्टर की संख्या कितनी आ गई, 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 2, तो यह संख्या जो होगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर की संख्या 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे फैक्टर की संख्या कितना आ गया छोटू, 3 आ गया, तो 3 क्या होगा, 2 से ज्यादा हो गया ना, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। बट यहाँ भी 1 और 5, तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में? तो इसका एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे 2 3 5 7 11, किसी को दिमाग में होगा 9, 9 क्यों नहीं होगा, 9 छोटू 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा और 9 के पहाड़े में। इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 नहीं होगा, 15 5 के पहाड़ा में आ जाता है, 15 के बाद 13 के बाद 17 19 23, ऐसे करके ETC बहुत सारी संख्याएं हो सकती। यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। वो क्या है कंक्लूजन, देखिए, 2 को छोड़ करके, इस 2 को छोड़ करके कोई ऐसी संख्या इसमें बताइए जो सम हो। कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहां से एक पॉइंट और निकलेगा कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, जो सम भी है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखो। कभी कभी एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या होते हुए भी सम संख्या होता है, या सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। 2 ही वह संख्या है। तो अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राकृत संख्या, सबके बारे में हम लोग पढ़ लिए। एक और पढ़ लेते हैं, सह अभाज्य संख्या। इसको मिटा दे, इसको आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, या वैसी संख्या जिसके नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। ये नया आपके लिए, ये आप लोग पढ़े हो। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, आदत हो गया है ना क्वेश्चन बनाते बनाते। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, हेडिंग डालना है आपको, सह अभाज्य संख्या, दैट इज को प्राइम नंबर। ठीक, सह अभाज्य संख्या किसको कहोगे, तो वैसी 2 संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उन सभी संख्याओं को आप सह अभाज्य संख्या कहोगे। जैसे में 2 और 3, 2 और 3 का HCF निकालोगे कितना आएगा, 1। वही अपना मेथड भाग विधि वाला, 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे क्या आया 1, फिर यहाँ पे 2 उतर जाता है ना ये, फिर 1 दूनी 2, लास्ट में सबसे किससे भाग दिए, 1 से, तो यहाँ पे इनका HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 1, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 5 5 7 11 13 है ना, तो ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनको क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे। हम लोग भाग देना मतलब कल से जो होगा ना, इस चैप्टर के लिए हम लोग अलग से थ्योरी करेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको हम लोगों को जरूरी था, बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं रियल नंबर का, जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आएगा, कहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बिकॉज 9th में हम लोग 1 साल पहले पढ़ेंगे, तो हो सकता है भूल गए। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एक बार आप लोग जरूर इसको नोट कर ले, और याद है तो आपको फिर फायदा हो गया, एक बार आपका रिवीजन हो गया। आज की वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इसके आगे का थ्योरी पढ़ेंगे और कल एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, घर पे रहिए। और एक बात आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिए कि आप जो है हर रोज रात को 8 बजे आना है, वहां पे लाइव चैट चलेगा।
यूट्यूब पे लाइव चैट आपको 7:30 बजे नोटिफिकेशन मिलेगा और वहां से आप लोग 8 बजे आओगे। 8 बजे से आपका सारी क्लास जो होगा रेगुलर, थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी जो होगा 1-2 बजे के बाद वीडियो प्रीमियर होगा, आप लोग को 8 बजे वीडियो मिलेगा। अब वहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ और आप लोगों के सपोर्ट के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।